जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली वीडियो संख्या 320 में। आज तारीख है 17 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। ध्यान देंगे कि जैसे आप लोगों ने कमेंट करना शुरू किया है, पूछे गए प्रश्नों का ये सिलसिला आप जारी रखें, जो कि हमें भी काफ़ी प्रेरित करता है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए भी बहुत काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार लाल किले पर ध्वजारोहण किए? ठीक है, उत्तर है 7 बार। अब ध्यान देंगे आप कि इससे पहले हमने कल भी प्रधानमंत्री से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा था। ठीक है, तो आपने वहां भी देखा था। अब इसमें ध्यान देंगे आप कि जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक, ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो गैर कांग्रेसी तौर पे सबसे लंबे समय तक रहे। साथ ही साथ इन्होंने सबसे अधिक बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, और यही बात कल भी हमने आपको बताया था। साथ ही साथ 2-3 चीजें और भी ध्यान दें कि इस वर्ष यानी 15 अगस्त 2020 को हमने मनाया अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र किले से राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का फैक्ट क्या है? ठीक, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसके तहत हर नागरिक को एक हेल्थ डेटा एक प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हर नागरिक का एक हेल्थ डेटा प्लेटफॉर्म होगा। ठीक, और इसके अलावा हर किसी के पास एक हेल्थ कार्ड तैयार करके दिया जाएगा। इस डेटा में डॉक्टर्स के डिटेल भी आपको अपडेट करे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ देश भर में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी भी जानकारी इस डेटा में रखी जाएगी। एक बात आप और भी जान देंगे कि इसी लाल किले से कुछ घोषणाएं भी प्रधानमंत्री ने करी, जैसे लायन संरक्षण यानी कि शेरों के संरक्षण की बात कही। ठीक, और उनकी चिकित्सीय देखभाल की भी बात कही। साथ ही साथ पीएम ने देश की नदियों एवं महासागरों में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली, ठीक, तो डॉल्फिन संरक्षण की भी बात कही। ठीक है, और उसकी भी घोषणा करी। साथ ही साथ एक बात और भी कि इसी डॉल्फिन संरक्षण के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। कौन सी प्रोजेक्ट? डॉल्फिन प्रोजेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि लायन संरक्षण के लिए भी एक प्रोजेक्ट की घोषणा करी और एक डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लिए भी। और सबसे बड़ा प्रश्न क्या बन सकता है? तो हमारे लिए जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी उसके तहत जो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, वो हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखेंगे। एक और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि इस बार का गार्ड ऑफ ऑनर की कमान किसने संभाली? ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 को गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने संभाली। किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने संभाली। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको पहले प्रश्न से संबंधित। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, रिसर्च के अनुसार धुआं रहित तंबाकू से भारत में कितने प्रतिशत बीमारी होती है? ठीक है, उत्तर है 70%। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 15 अगस्त से पीएम मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? अभी अभी मैंने उसका चर्चा किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और उसकी जानकारी भी मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 में अभी अभी दिया है, तो आप वहां से इस चीज को कवर कर लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जारी कैसे होता है। ठीक, तो आरबीआई ने 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए अपना तिमाही आवास मूल्य सूचकांक, जिसको कि आप हाउस प्राइस इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है, जारी किया। अब यहां पे एक टर्म मैंने यूज किया, चौथी तिमाही। इसका मतलब क्या है कि 3-3 महीने का टेन्योर होता है। ठीक है, और उसी में उन्होंने अपना चौथा तीसरी तिमाही क्या किया है? जारी करा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसकी गणना कैसे होती है। तो इसकी गणना जो है, इसका आधार वर्ष है 2010-11। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यह तिमाही इसी गणना के आधार पर किया जाता है। किसके? तो 2010-11 के आधार पर। ठीक, एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह 10 प्रमुख शहर में आवास पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेनदेन के स्तर पर यह आंकड़ा आधारित है। ठीक है, तो ये 10 शहर का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो प्रमुख 10 शहर हैं वो, और आधार वर्ष क्या है? 2010 से 11। ठीक है, और कौन सी
इंडेक्स है ये, तो ये है चौथी तिमाही, ठीक है, किसका, तो 2019-20 का। किसने करा है, आरबीआई ने। अब जब बात आरबीआई की आई है, तो आरबीआई की स्थापना को हुई थी, आप सभी को पता है, 1 अप्रैल 1935, और हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई, और इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। एक बात और भी आप सभी को पता होगा कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद यानी 1947 के बाद इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब, 1 जनवरी 1949 को। तो अगर प्रश्न बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो उत्तर होगा 1 जनवरी 1949, जबकि स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 5 की तरफ। YSR ये चौथा योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो YSR से आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये आंध्र प्रदेश ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, उन्होंने ही ये योजना YSR चौथा शुरुआत करी है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जगनमोहन रेड्डी ने अस्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए YSR चौथा योजना शुरू की है। इसमें होगा क्या कि यह लाभार्थी को 4 वर्ष के लिए 75,000 की वित्तीय सहायता सौंप देगा, यानी कि 18,500, 18,500, 18,500 की राशि जो होगी इसी टर्म में 4 वर्षों तक मिलता जाएगा, ठीक है, और इस तरह से कुल लगभग 75,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में प्राप्त कराई जाएगी। इस योजना के तहत जो 45 से 60 वर्ष की आयु की SC, ST, BC और अल्पसंख्यक से संबंधित जो लोग हैं, ठीक, और लोगों में भी कौन, जो महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इस तरीके से एक आंकड़ा आया कि लगभग 23 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी। अब हमने यहां कहा कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। तो राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। एक बात और भी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से हाल ही में अलग हुआ कौन, तेलंगाना, ठीक है, और इस तरीके से आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहां है, अमरावती। और एक प्रश्न और भी मैंने पीछे आपको डिस्कस करा था, शायद याद भी होगा आपको, कि आंध्र प्रदेश ने अपना राजधानी 3 शहरों में बनाने की पेशकश करी है, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको पीछे के डेली डोज में इन डिटेल डिस्कस करा है सबके नाम के साथ, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किसने ओलंपिक में भारत भागीदारी शताब्दी मनाई, ठीक है, उत्तर है डेक्कन जिमखाना क्लब। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 14 अगस्त 1999 को, कब, 14 अगस्त 1919 को, ठीक है, क्योंकि यहां बात शताब्दी वर्ष की हुई है। तो 1919 को दोराबजी टाटा के नेतृत्व में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब में एक बैठक आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें भारतीय टीम को ओलंपिक में भेजने की इच्छा व्यक्त की गई थी, ठीक है। और आपको पता है कि 1919 यानी कि ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर, ठीक है, तो ब्रिटिशों के द्वारा यह बात मान लिया गया और 14 अगस्त 1920 को 6 भारतीय एथलीटों को उस ओलंपिक में भाग लेने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। और इसी के शताब्दी वर्ष पे डेक्कन जिमखाना क्लब और कौन, तो और पुणे जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा ओलंपिक में भारत की भागीदारी के लिए शताब्दी वर्ष का आयोजन किया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो शताब्दी वर्ष डेक्कन जिमखाना वाला है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दिया और ये एक स्टोरी की तरह से आपके सामने रखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद करने में भी आसानी होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किन 2 देशों के बीच 49 साल बाद शांति समझौता हुआ है, उत्तर है यूएई एवं इजराइल। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने इससे जस्ट कुछ डेली डोज संख्या पीछे यानी कि डेली डोज 318 के प्रश्न संख्या 9 में इन डिटेल इसके बारे में बताया हुआ है। यूएई और इजराइल अगर देखा जाए तो खाड़ी देशों में संधि समझौता करने वाले ऐसे पहले राष्ट्र बन गए हैं, ठीक है। और ये एक लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत बड़ी भागीदारी रही और इसके बाद अब इन दोनों के बीच शांति समझौता हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ अब ये मिलकर के वैश्विक आर्थिक मंच पे अपने अपने राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं
कि किस किस व्यक्तियों की भागीदारी रही, वो सब कुछ मैंने डेली वीडियो संख्या 318 के प्रश्न संख्या 9 में इन डिटेल डिस्कस करा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि प्लेलिस्ट से जाकर के और उसको आप वहां देख लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। नीता अंबानी एवं इवांका ट्रंप ने किसके खिलाफ लड़ाई छेड़ा है? उत्तर है डिजिटल जेंडर डिवाइड। ठीक है, कौन? डिजिटल जेंडर डिवाइड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत किस देश के सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $500 का $500 का सहयोग करेगा? तो आप ध्यान देंगे कि ये जो है वो मालदीव है, यहां पे मिलियन लिखना छूट गया है। तो आप एक बात यहां पे ध्यान देंगे कि इसमें हुआ क्या है कि भारत मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद के साथ वार्ता के बाद, यानी कि भारत की वार्ता हुई थी किसके साथ? तो मालदीव के जो अब्दुल्ला शाहिद हैं उनके साथ। ठीक है, तो वार्ता में हुआ क्या था कि $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अनुदान के माध्यम से मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का वित्त पोषण भारत करेगा। क्या करेगा? प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का वित्त पोषण भारत करेगा, जिसमें $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए होगा, जबकि 100 मिलियन किसके लिए होगा? अनुदान के लिए। और ये राशि किस में होगी? तो डॉलर में होगी। ठीक है, अब बात आ गई मालदीव की। तो मालदीव कहां लोकेटेड है? तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी आप सभी को पता है कहां है? माले। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सोलिह। कौन है? सोलिह। तो सोलिह का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ऑनलाइन शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कौन सी कंपनी 2500 स्मार्टफोन बच्चों को देगी? उत्तर है Xiaomi। और Xiaomi आपको पता है कि एमआई की ही एमआई कंपनी का ही एक प्रतिरूप कहेंगे इसको। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? उत्तर है मैक्स वर्स्टैपेन। कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन। अब ध्यान देंगे यहां पे कि मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में कुछ जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि रेडबुल रेसर हैं कौन? मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, और रेडबुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन 17वीं ग्रांड प्रिक्स जीतकर 2020 में एक रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक बन गए हैं। ठीक है, कैसे? तो ये गैर मर्सिडीज चालक हैं। अब तक जो रेसर थे वो कैसे थे? वो मर्सिडीज चालक थे, और ये बने हैं रेडबुल रेसर जो मैक्स वर्स्टैपेन है, ये गैर मर्सिडीज चालक बने हैं। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि वर्स्टैपेन ने सिल्वर स्टोन में एक अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद लुइस हैमिल्टन और पॉलिस्टर वोल्टेरी बोटास की मर्सिडीज की जोड़ी को हराया। क्योंकि ये भी पूछता है कि अगर ये विजेता बने हैं तो इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया किसको? लुइस हैमिल्टन को और पॉलिस्टर वोल्टेरी बोल्टास को। ठीक है, और ये दोनों कैसे थे? ये मर्सिडीज वाले थे। ठीक है, और ये जो जीते हैं कौन? मैक्स वर्स्टैपेन, ये गैर मर्सिडीज चालक थे। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि अब तक ठीक हार्ड टायरों पर रेस शुरू करने वाले टॉप 10 में वर्स्टैपेन एकमात्र ड्राइवर थे। ठीक है, तो ये भी लाइन आप याद रखेंगे कि हार्ड टायरों में रेस शुरू करने वाले टॉप 10 में वर्स्टैपेन एकमात्र ड्राइवर थे। एक बात और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाता है कि कोई विनर का देश पूछ लेता है कि उनका संबंध किस देश से। ठीक, तो जो मैक्स वर्स्टैपेन है वो बेल्जियम से संबंधित हैं। ठीक है, यानी बेल्जियम के रहने वाले। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि मैं बार बार मैक्स वर्स्टैपेन का नाम ले रहा हूं ताकि ये नाम थोड़ा टिपिकल है, फिर भी आपको इजीली याद हो जाए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस संस्थान ने बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया? उत्तर है आईआईटी कानपुर। अब ध्यान देंगे कि आईआईटी कानपुर के बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबल नाम से स्वदेशी सीड बॉल को विकसित किया गया। ठीक है, यानी कि एक स्वदेशी सीड बॉल है जिसको विकसित किया गया। ठीक है, और इसमें है क्या कि इसमें एक बीज को उगने के लिए, पानी के संपर्क में आते ही एक बीज को उगने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो सब कुछ इसमें रखा गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों करा गया। तो अभी कोविड की वजह से कोई एक दूसरे के संपर्क में आना नहीं चाहता है। ठीक,
और इस दौरान जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी मजदूरी भी नहीं रुके, इसलिए उन लोगों को इस सेक्टर में लगा दिया गया। ठीक है, और इस तरह के बॉल को डेवलप किया गया। अब इस बॉल को अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो बारिश के मौसम में कभी ना कभी बारिश का होना तय है, और वो बारिश के संपर्क में आते ही क्या होगा, वो पौधे का रूप ले लेगा, जिससे कि देश की हरियाली भी बरकरार रहेगी और जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा किया किसने, तो ऐसा किया आईआईटी कानपुर ने। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वहीं के एक प्रोफेसर हैं, कौन, डॉक्टर अमनदीप, उन्हीं की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, और इसका मेन पर्पज क्या था, तो इसका मेन पर्पज था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्लांटेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिली। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी कि आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, और उसी के बीच इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, आईआईटी कानपुर की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि कोविड हमारे लिए सबसे ज्यादा हिट पॉइंट बना हुआ है। इनके अध्यक्ष हैं वीके पॉल, कौन है, वीके पॉल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है उसको जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 112 पिछड़े जिले में आईटी आधुनिकीकरण हेतु किस कंपनी का चयन किया गया, उत्तर है ऑरेकल। ठीक है, और ऑरेकल को आप गूगल करके जो भी फैक्ट्स आप चाहें पढ़ना पढ़ लेंगे, मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करने का चांस नहीं लिया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस भारतीय पूर्व कप्तान सह विकेट कीपर बल्लेबाज ने संन्यास लिया, उत्तर है एमएस धोनी। और ध्यान देंगे कि एमएस धोनी के एक विश्वास पात्र और भी क्रिकेटर हैं, कौन, सुरेश रैना, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी भी लगभग सभी तरह के क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिए, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की बात अगर छोड़ दे तो अभी आईपीएल में धोनी खेलते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या। और एक बात, आईपीएल की जब बात आई तो यहां पे एक प्रश्न और भी आपको रिकॉल करना होगा कि अभी जो हाल ही में आईपीएल होने वाला है वो कहां होगा, वो होगा यूएई में। कब से कब तक होगा, तो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक होगा। और महिला टी20 कहां होगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो महिला टी20 भी यूएई में ही होगा। कब से कब तक होगा, तो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। और आप पीछे के जो कुछ भी चीजों को लिखते जा रहे हैं, जो मैं आपको वोकल बताता हूं, ठीक, तो उन सभी चीजों को आप नोट डाउन करने के साथ साथ वीकली जैसे संडे के संडे उन्हें आप रिवाइज भी कर लें, नहीं तो वो आपसे भूल जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, उत्तर है सृजन। क्या है, सृजन। और मैंने कुछ डेली डोज पीछे एक वर्ड यूज किया था, सार्थक। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सार्थक किस टर्म में मैंने बताया था याद होगा। मैंने बताया था कि जो समुद्री सीमाओं पर गश्ती के लिए पोत लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से चौथा पोत है, यानी पोत कहें तो बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं, ठीक है, तो वो चौथा पोत कौन है, सार्थक है। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको और भी बताया था, रमन। ठीक है, तो रमन आप पीछे जाकर के जरूर देखें कि रमन का कॉन्सेप्ट कहां से था, क्योंकि ये जो नाम है सृजन, सार्थक, रमन, ये हमारे एग्जाम्स के प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कौन सा राज्य निवेश गंतव्य के मामले में पहले स्थान पर है, उत्तर है ओडिशा। ठीक है, और बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कोविड-19 परीक्षण के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक है, तो देश का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। किस चीज में, तो कोविड को टेस्ट कराने के मामले में। ठीक, क्योंकि अब तक कुल 36 लाख यानी 36 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, कहां पे, उत्तर प्रदेश में, और लगभग 1 लाख प्रतिदिन सैंपल कोविड के वहां और भी टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान देंगे कि कोविड के मामले में अगर सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री भी कोई दिख रहे हैं तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, और वहां की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और वही आनंदीबेन पटेल
अभी मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर जो लालजी टंडन थे उनका निधन हो गया। तो इस तरीके से आप भी चीजों को जोड़ जोड़ के याद रखें, ठीक है। आज का सवाल है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक नॉट आउट का रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक है। और पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न ये था कि कितने प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बने, तो उनकी कुल संख्या कितनी है? 6। जैसे सबसे पहले वो कौन थे, तो सबसे पहले थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई पहले बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे। अब देखिए बॉम्बे, अभी जिसको हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, उस समय क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग प्रोविंस नहीं था, ठीक है। इसलिए उसे संयुक्त तौर पे उन्हें बंबई प्रांत के नाम से ही जाना जाता था, ठीक। और इसी बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और यही मोरारजी देसाई आगे चलकर 1977 में, कब? 1977 में पहले गैर कांग्रेसी क्या बनते हैं? तो प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये गैर कांग्रेसी सरकार कौन कौन सी थी? तो ये थी जनता पार्टी और जनसंघ, दोनों मिलाकर के एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। और एक बात और भी यहां पे ध्यान देंगे कि सपोर्ट था किसका? जनसंघ था का, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह थे, लेकिन 2 साल बाद ही चौधरी चरण सिंह ने क्या किया? अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया और सरकार गिर गई, ठीक। अब ध्यान देंगे कि ये जो कुल 6 लोग थे, इनमें से कौन कौन से थे? तो एक आपने देखा मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा वीपी सिंह, चौथा पीवी नरसिम्हा राव, पांचवा एचडी गौड़ा, और छठे जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि कहां से आते हैं? गुजरात से, ठीक। तो इस तरीके से आप इन लोगों का नाम ध्यान पे रखेंगे। और बाकी जो हमने आज आपसे प्रश्न पूछा उसको आप कमेंट में जरूर जवाब दें, वो हमें ज्यादा प्रोत्साहित करता है आपके लिए काम करने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।